आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाली हैं जो पर्दे पर आने से पहले ही एक लड़ाई का मैदान बन गई थी। और ये लड़ाई सिर्फ बर्फीली चोटियों पर नहीं थी, बल्कि पहचान पर, इतिहास पर और इस सवाल पर लड़ी गई कि सच्ची कहानी सुनाने का हक आखिर है किसका। हम बात कर रहे हैं नई हिंदी फिल्म 120 बहादुर की। बिल्कुल, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इतिहास को सिनेमा में ढालना सिर्फ कहानी कहना नहीं है। हाँ, ये एक जिम्मेदारी है और कभी-कभी एक बहुत बड़ा विवाद भी बन जाता है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दिन पर वापस चलते हैं जो इस पूरे कहानी की नींव है। 18 नवंबर 1962। जी। जगह थी लद्दाख की बर्फीली वीरान चोटी रेजांगला। चीन भारत युद्ध अपने चरम पर था और वहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 40 कंपनी के सिर्फ 120 सैनिक तैनात थे। और ये बात बहुत अहम है कि वे सभी सैनिक अहीर समुदाय से थे। और उनका सामना करने के लिए 3000 चीनी सैनिकों की एक पूरी बटालियन आ रही थी। 3000 मतलब ये तो सोचिए, हर एक भारतीय सैनिक के सामने लगभग 25 से 30 दुश्मन सैनिक, और हालात इससे भी ज्यादा मुश्किल थे। कैसे? देखिए, रेजांगला एक ऐसी खुली हुई चोटी थी जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उनके पास तोपखाने यानी आर्टिलरी का कोई सपोर्ट नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थे। अच्छा। उनके कमांडरों ब्रिगेडियर टीएन रैना और लेफ्टिनेंट कर्नल एचएस ढींगरा को ये बात पता थी। संदेश साफ था, जो भी करना है खुद करना है, मदद नहीं पहुंच सकती। और फिल्म भी इसी तनाव से शुरू होती है ना? बिल्कुल। एक तरफ हम मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका किरदार फरहान अख्तर ने निभाया है, और उनकी पत्नी शगुन कंवर को देखते हैं। हाँ, एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश। वो शांति के पल, वो चिट्ठियां, एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी। लेकिन फिल्म का असली दिल तो उन 120 सैनिकों के भाईचारे में धड़कता है। सही बात है। वो हंसी मजाक, वो एक दूसरे का सहारा बनना, ये जानते हुए कि वो मौत के मुंह में बैठे हैं। और फिल्म इस अकेलेपन पर बहुत जोर देती है, जो बहुत जरूरी है। वो जगह रेजांगला सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो खुद में एक किरदार है। हाँ, वो बर्फीली हवा, वो सन्नाटा। बिल्कुल, वो एहसास कि आप दुनिया से कट चुके हैं, ये सब मिलकर उनकी बहादुरी को और भी बड़ा बना देता है। क्योंकि वो किसी उम्मीद के सहारे नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे। और जब लड़ाई शुरू होती है तो वो सीन रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, सुबह होने से ठीक पहले घने अंधेरे में चीनी हमला होता है। और फिल्म इसे किसी टिपिकल बॉलीवुड एक्शन की तरह नहीं दिखाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक असल जंग की तरह दिखाया गया है, जिसमें भ्रम है, चीखें हैं और सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद है। मेजर शैतान सिंह का किरदार एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक भागता है, घायल होने के बावजूद अपने लोगों का हौसला बढ़ाता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है। नहीं, वो एक लीडर है जो अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। और वो रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव, उनका जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। वो आखिरी सांस तक हेडक्वार्टर्स को संदेश भेजते रहते हैं। उनका आखिरी संदेश क्या था? उनका आखिरी संदेश था कि वो अपनी राइफल से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं बचा था। उफ। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा यही है। 120 में से एक भी सैनिक पीछे नहीं हटा। 114 शहीद हो गए, 5 को बंदी बना लिया गया, और एक को वापस भेजा गया ताकि वो दुनिया को ये कहानी बता सके। जी। और अंत में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मिला। और अमिताभ बच्चन की आवाज में जब ये कहानी खत्म होती है तो एक गहरा असर छोड़ती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद अपनी गवाही दे रहा हो। बिल्कुल। और उस ऐतिहासिक पल को, उस बलिदान को पर्दे पर उतारना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेकर्स ने प्रामाणिकता के लिए जो किया वो अपने आप में एक अलग कहानी है। सोचिए, लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर शूटिंग, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में। वहां तो ठीक से सांस लेना भी मुश्किल होता है। एक्शन सीन शूट करना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। सुनने में तो ये भी आया कि एक एक्टर की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें तुरंत नीचे लाना पड़ा था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सिर्फ 14,000 फीट पर शूटिंग कर लेना ही प्रामाणिकता है? अच्छा, या असली प्रामाणिकता कहानी की आत्मा को पकड़ने में है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और मेकर्स ने इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक्शन के लिए उसी टीम को हायर किया जिसने ऑस्कर जीतने वाली फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट पर काम किया था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है।
मतलब वो टिपिकल हिंदी फिल्मों वाला एक्शन नहीं चाहते थे। नहीं, जहां हीरो अकेला 100 लोगों को मार देता है, वैसा कुछ नहीं। वो उस लड़ाई की सच्चाई दिखाना चाहते थे, वो कितनी क्रूर, कितनी दर्दनाक और कितनी हताश करने वाली थी। जी। और इतना ही नहीं, बर्फीले मैदान बनाने के लिए उन्होंने स्नो बिजनेस नाम की एक स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी को बुलाया। ये तो द विचर और हाउस ऑफ द ड्रैगन वाली कंपनी है। हाँ। तो उनका इरादा साफ था, एक वर्ल्ड क्लास वॉर फिल्म बनाना। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन सैनिकों का रोल करने वाले ज्यादातर एक्टर्स नए थे। आप सोचिए, आपकी पहली फिल्म, -10 डिग्री का तापमान, और एक इंटरनेशनल एक्शन टीम आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग दे रही है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेके 303 राइफल चलाने तक की। प्रेशर का लेवल ही अलग होगा। लेकिन प्रामाणिकता की इसी तलाश में वो एक ऐसी चीज से टकरा गए जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की थी। और वो टकराव बर्फीले मैदानों या बंदूकों को लेकर नहीं था। नहीं, वो था फिल्म के शीर्षक में इस्तेमाल हुए एक शब्द को लेकर। हाँ। और यहाँ से फिल्म की कहानी एक नया और बहुत ही संवेदनशील मोड़ ले लेती है। फिल्म का नाम रखा गया 120 बहादुर। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है। लगता तो है, बहादुरी की कहानी है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। असल में इसकी जड़ फिल्म के टाइटल में ही छिपी थी। विरोध करने वाले यादव अहीर समुदाय का कहना था कि बहादुर एक बहुत सामान्य शब्द है। मतलब उनका कहना था कि ये उस खास पहचान को मिटा देता है कि 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के सभी 120 सैनिक अहीर समुदाय से थे। उनकी मांग थी कि फिल्म का नाम 120 वीर अहीर रखा जाए। अच्छा, ताकि उनके समुदाय के इस बलिदान को एक सीधी और साफ पहचान मिले। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं थी, ये पहचान और सम्मान की लड़ाई बन गई। और ये विरोध सिर्फ ट्विटर पर नहीं था, है ना? अरे नहीं, गुड़गांव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम की गईं। निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजे गए। हाँ, एक नेता ने तो साफ कहा था कि हमारा समुदाय यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे योगदान को इतिहास में सही जगह मिले, उसे मिटाने की कोशिश ना की जाए। उनका आरोप ये था कि मेजर शैतान सिंह के समुदाय को आगे रखकर अहीर सैनिकों के बलिदान को कम किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि एक हीरो की कहानी सुनाते सुनाते पूरे समूह का योगदान कहीं धुंधला जाता है। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जी, फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई। अदालत ने रिलीज तो नहीं रोकी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बदलाव करना है तो वो OTT रिलीज के लिए किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि मेकर्स ने ये जानबूझकर किया या ये बस एक अनजाने में हुई चूक थी? देखिए, स्रोतों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये जानबूझकर किया गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहादुर शब्द को एक राष्ट्रीय पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ऐसा शब्द जिससे हर भारतीय जुड़ सके। हाँ, लेकिन शायद वो इस बात की गहराई को समझने में चूक गए कि भारत में इतिहास और सामुदायिक पहचान कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये पूरा मामला दिखाता है कि ऐतिहासिक फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है। एक तरफ बहादुर जैसा राष्ट्रीय गौरव है, तो दूसरी तरफ अहीर जैसी सामुदायिक पहचान। और दोनों के बीच संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। तो इन सारे विवादों और उम्मीदों के बीच फिल्म आखिरकार रिलीज हुई, लेकिन यहाँ भी उन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। कोई 3000-4000 स्क्रीन पर ग्रैंड रिलीज नहीं की। उन्होंने इसे सिर्फ 900,000 स्क्रीन्स पर उतारा। ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। मतलब एक तरफ वे जानते थे कि ये एक गंभीर विषय पर बनी फिल्म है, कोई मसाला एंटरटेनर नहीं, तो उन्होंने अपने रिसोर्स बचाए और एक एलीट ऑडियंस को टारगेट किया। हाँ, और उन्होंने लड़ाई की बरसी 18 नवंबर को देश भर में स्पेशल पेड प्रीव्यू भी रखे। और कुछ बहुत ही अनोखे काम भी किए। उन्होंने फिल्म को भारत भर के 800 से ज्यादा डिफेंस थिएटर्स में रिलीज किया। और जो सबसे कमाल की बात थी, उन्होंने लद्दाख में 16,452 फीट की ऊंचाई पर, उसी रेजोंगला युद्ध स्मारक पर फिल्म की स्क्रीनिंग की। शायद दुनिया में इतनी ऊंचाई पर किसी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हुई होगी। बिल्कुल। वो कहानी को वापस उसी जमीन पर ले गए जहां वो पैदा हुई थी। सरकार का भी पूरा समर्थन था, है ना? जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्पेशल डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद जब फिल्म आम दर्शकों और समीक्षकों के सामने आई तो कहानी कुछ और ही निकली। समीक्षाएं मिलीजुली थी। अच्छा। सिनेमेटोग्राफी की सबने तारीफ की, तकनीकी तौर पर फिल्म को बहुत मजबूत बताया गया, उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि कहा गया। लेकिन वो लेकिन क्या था? लेकिन ये था कि ज्यादातर समीक्षकों ने भावनात्मक जुड़ाव की कमी की शिकायत की। उनका कहना था कि फिल्म आपको बहादुरी दिखाती है, आपको बताती है कि क्या हुआ, लेकिन वो आपको उन किरदारों के दर्द, उनके डर को महसूस नहीं करा पाती।
ये क्लासिक हेड वर्सेस हार्ट की समस्या हो गई। बिल्कुल। दिमाग फिल्म की तारीफ कर रहा था, पर दिल पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहा था। कुछ ने तो फरहान और राशि के बीच के गाने को कहानी के फ्लो में रुकावट तक कह दिया। और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भी शायद यही कहानी कहते हैं। जी। पहले दिन की कमाई सिर्फ 2.68 करोड़ रुपए। फरहान अख्तर जैसे बड़े सितारे के होते हुए भी ये नंबर बहुत कम है। हाँ, ये उस एलीट ऑडियंस वाली रणनीति पे भी सवाल उठाता है। ऐसा लगता है कि वो एलीट ऑडियंस भी शायद पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाई। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी कहानियों को कमर्शियली सफल बनाना मुमकिन भी है, या क्या हम एक ऐसी ऑडियंस तैयार कर पाए हैं जो बिना किसी मसाले के सिर्फ कहानी की सच्चाई के लिए थिएटर में आए। सही सवाल है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे सामने एक ऐसी फिल्म है जो तकनीकी रूप से शानदार है, जिसका इरादा नेक है, और जो इतिहास के एक ऐसे पन्ने को सामने लाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये उन 120 सैनिकों को एक ईमानदार सलाम है। लेकिन साथ ही ये इस बात का भी एक सटीक केस स्टडी है कि भारत में ऐतिहासिक फिल्म बनाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। आप सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं होते, आपको एक इतिहासकार, एक समाजशास्त्री और एक बिजनेसमैन, सब कुछ एक साथ बनना पड़ता है। आपको इतिहास के तथ्यों, सामुदायिक भावनाओं और बॉक्स ऑफिस की उम्मीदों के बीच एक बहुत ही महीन रस्सी पर चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि फिल्म को OTT रिलीज के लिए बदला जा सकता है। इससे एक नई बहस छिड़ती है। इस दौर में जहां डायरेक्टर्स कट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आम है, क्या किसी फिल्म की कहानी थिएटर में रिलीज होने के बाद फाइनल हो जाती है? या अगर वो कहानी इतिहास से जुड़ी है और इतिहास के बारे में हमारी समझ बदलती रहती है, तो क्या उस कहानी को भी दर्शकों की प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक बहसों के हिसाब से बदलने की गुंजाइश होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन ये तय है कि 120 बहादुर की कहानी सिर्फ रेजांगला की लड़ाई पर खत्म नहीं होती। ये उसके बाद भी जारी है।